बच्चों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के ग्रीष्मकालीन अमाराइट प्रोजेक्ट को आप कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ये पहला प्रश्न है आपका, जिसमें लिखा है वैज्ञानिकों के नाम एवं प्रमुख खोज न्यूनतम 10 आपको लिखना है। क्रमांक दिया हुआ है आपको, वैज्ञानिक का नाम लिखना है और उसके बाद से प्रमुख खोज लिखना है और उसका उपयोग कहाँ पर होता है ये आपको लिखना है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनके खोजों का आज हम उपयोग करें, जैसे टीवी है, मोबाइल है, रेडियो है, मोटर गाड़ी है, ट्रेन है। ये सभी के आप आविष्कारकों के नाम देख लीजिए और उसका उपयोग कहाँ पर होता है आपको यहाँ पर पहला प्रश्न में मेंशन करना है। साथ ही साथ हमारे जो देश के वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे जगदीश चंद्र बोस है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, उनके नामों को भी मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेट में सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी, ये बहुत सारे लिख सकते हैं, न्यूनतम 10 आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। दूसरा प्रश्न आपको कहता है विभिन्न राज्यों के प्रमुख फसलों की जानकारी दें। तो जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, सभी राज्यों का लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रमुख फसल यहाँ पर लिखना है। पहले आप यहाँ पर राज्य का नाम लिखेंगे क्रमांक डाल के, फिर फसल का नाम। छत्तीसगढ़ पहले लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में धान, तिवरा, चना, गेहूँ, मसूर ये सब उगाया जाता है। प्रमुख 2-3 फसलों को आपको लिखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 को भी हल करेंगे। सभी राज्यों को महत्व देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई सीमा नहीं है। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आराम से आप देख देख के भी बना सकते हैं। जानकारी बढ़ेगी आपकी और बीच बीच में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा भविष्य में कंपटीशन परीक्षा की तैयारी के लिए। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। अपने गांव शहर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो भाई देखिए, महिला स्व सहायता समूह सभी गांव में हैं और ख़ासकर प्रत्येक गांव की जो महिला स्व सहायता समूह है वह गांव में मध्याह्न भोजन तो चला ही रहा है। इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं वो समूह में, खेती भी करते हैं, गाय पालन भी करते हैं, बकरी पालन, सुअर पालन। छत्तीसगढ़ के पूरे परिवेश में बात करूँ तो जंगली क्षेत्र में उन लोग जंगल के बीजों को और वन उत्पाद जो होते हैं उनको भी समूह में संग्रह करके बेचते हैं। इसके अलावा उन लोग बड़ी, पापड़, अचार, एक लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में उन लोग अग्रसर हैं, जैसे बीड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना, पत्तल निर्माण करना। ये सारे काम महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर दीदी बैंक का संचालन भी महिला स्व सहायता समूह द्वारा हो रहा है। तो आपके आसपास देखिए, अपने गांव में देखिए कि महिला समूह वाले लोग क्या क्या कर रहे हैं। कई जगह मशरूम उत्पादन भी कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं और बहुत से जो समूह हैं वो कपड़ा दुकान भी संचालित कर रहे हैं और भी बहुत से काम हैं। तो आपके गांव में क्या कर रही हैं महिला स्व सहायता समूह, उनका नाम आप लिखना है, समूह का नाम लिखना है और उसके बाद उनके कार्यों को नोटिस करना है, यहाँ पर मेंशन करना है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए। आपके विद्यालय के आसपास कौन कौन से कार्यालय स्थापित है, जानकारी दे में कहा गया है। तो कार्यालय कौन कौन से हैं यह जानकारी आपको देना है। तो चलिए, कार्यालय कौन कौन से आपके विद्यालय के आसपास, यदि बड़े विद्यालय में पढ़ते हों, कोई चौक जैसा गांव हो वहाँ पर पढ़ते हों, तो बहुत सारे ऑफिस आपके आसपास मिल जाएंगे, जैसे बैंक है, कोई एनजीओ के ऑफिस मिल जाएंगे आपको, पोस्ट ऑफिस मिल जाएंगे आपको, किसी फोटोकॉपी दुकान वाले का भी ऑफिस मिल जाएगा आपको, पटवारी का ऑफिस मिल जाएगा आपको। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत का ऑफिस तो रहता ही है, राशन दुकान का भी ऑफिस मिल जाएगा आपको। ऐसे ही बहुत सारे जो ऑफिस हैं उनका लिस्ट बनाना है आपको और वो कार्यालय शासकीय है या अशासकीय ये लिखना है आपको। कार्यालय द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य, जैसे स्वास्थ्य केंद्र भी होगा तो उसका भी एक ऑफिस होगा, वो कार्यालय द्वारा क्या काम चलता है और आपके द्वारा उक्त कार्यालय से क्या लाभ ले सकते हैं आप। तो ये भी आप उस कार्यालय में आप जाते होंगे। जैसे पटवारी का कार्यालय है तो आप जाति निवास बनाने के लिए जाते हैं, आपके घर वाले लोग ज़मीन के संबंध में कुछ कागजात बनवाने जाते हैं पटवारी के पास, ज़मीन नापना हो तो भी उसके पास जाते हैं। ग्राम पंचायत में भी आपको हमेशा काम रहता है। इसी प्रकार से विद्यालय, दूसरा विद्यालय भी रहता है, वहाँ भी आपको काम रहता है, विद्यालय का भी ऑफिस होता है। तो सारे ऑफिसों को आप लाइन से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 मेंशन करेंगे। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का मॉडल बनाना, ये आपका 5वां प्रश्न है। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का मॉडल,
तो ये मॉडल बनाना कैसे है, इसको तो आप अपने 6वीं 7वीं 8वीं के बुक में कहीं पढ़े होंगे। आप चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के चित्र को देखे होंगे, तो उस संबंध में आप मॉडल तैयार करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस संबंध में आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं कैसे बनाना है, लेकिन ज़्यादा अच्छा हो कि आप अपने दिमाग का उपयोग करके बनाएं। इसके लिए आप साइकिल के रिंग का उपयोग कर सकते हैं और बेहतरीन मॉडल बनेगा, जिसमें हम लाइट वगैरह का भी आप उपयोग करके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, अपने चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखकर उन्हें ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक व मिश्रण में वर्गीकृत करना है। कम से कम 20 पदार्थ आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए क्रमांक 1 से शुरू करेंगे। तो उदाहरण दिया हुआ है लोहा। पहला आपको लोहा दिया पदार्थ का नाम। ये ठोस है, आप सभी जानते हैं लोहा ठोस होता है। विशेष स्थिति में इसको पिघलाकर द्रव रूप में बनाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक तौर पर ठोस रूप में हमको मिलता है। तत्व, मिश्रण है, यौगिक है, क्या है ये? तो लोहा एक तत्व है। तत्व, मिश्रण और यौगिक की परिभाषा आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? तभी आप भिन्नता प्रकट कर पाएंगे कि वो तत्व है, यौगिक है कि मिश्रण है। जैसे सोना होगा आपके घर में, आपके आसपास चांदी, तांबा, ये सभी तत्व हैं और ठोस रूप में पाया जाता है, तो उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नमक है आपके घर में, शक्कर है आपके घर में, ये नमक शक्कर क्या है? तत्व है, यौगिक है कि मिश्रण है? ये जब तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा को पढ़ेंगे, कक्षा 8वीं के बुक में विज्ञान में दिया हुआ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम शक्कर कहाँ रखें, किस रूप में रखें, नमक को किस रूप में रखें। और भी आपके घर के किचन में बहुत सारे सामान, जैसे फिटकरी है, ये भी रहता है, कपूर रहता है, तो ये कौन से रूप में है, क्या है, ये सब चीज़ को आप लिख सकते हैं। आपके घर के आसपास भी बहुत सारी चीज़, जैसे पानी ही ले लें हम, पानी को कहाँ रखेंगे? तो ये द्रव में रखेंगे। ये तत्व है, मिश्रण है कि यौगिक है? तो पानी बिल्कुल ये यौगिक है, क्योंकि यौगिक की परिभाषा ये है कि निश्चित अनुपात में जब हम तत्वों को मिलाते हैं तो उसको हम यौगिक कहते हैं, है ना? जैसे H2O, तो H2O में निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसलिए यौगिक है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 7। अपने घर, आंगन, पर्ची, प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कक्ष का नाम लिखेंगे, ये कमरा है, पर्ची है कि आंगन है, उसको पहले। फिर लंबाई नाप लेंगे। आप देखिए लंबाई वर्ग मीटर और वर्ग फीट ऐसा लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर वर्ग मीटर, वर्ग फीट, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। मीटर और फीट ही होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग मीटर, वर्ग फीट में मापते हैं। यहाँ पर सिर्फ मीटर और फीट होगा बस, ये दोनों जगह पे मीटर और फीट। वैसे यहाँ पर भी चौड़ाई भी मीटर और फीट में ही हम उसको नापेंगे। हाँ, ये दोनों क्षेत्रफल में जो लिखा हुआ ये सही है, दोनों वर्ग फीट और वर्ग मीटर। तो दोनों में नापना है आपको। पहले मीटर में नाप लीजिए, फिर उसी को फीट में भी नापना है। मीटर में भी आप अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और फीट में भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे। दो काम है आपके पास यहाँ पर। पहले आप अपने कमरे की लंबाई को मीटर में नापेंगे, फिर उसी लंबाई को आप फीट में भी नापेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, उसके बाद फीट में नापेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे। और क्षेत्रफल निकालते समय आप मीटर में निकालेंगे पहले और उसके बाद फीट में निकालेंगे। तो ये दो काम है यहाँ पर, इसको करना है आपको। चलिए, तो 7वां प्रश्न हो गया, आगे बढ़ें। 8वां प्रश्न के पास चलते हैं अपन। 8वां प्रश्न दिया हुआ है आपको, किसी 10 बीमारियों की जानकारी देवें। और कैसे देवें? कॉलम के अनुसार। बीमारी का नाम लिखना है आपको। जैसे आप बीमारी का नाम लिखा कोरोना, तो उसके लक्षण लिखेंगे आप। लक्षण आप सभी जानते हैं, नज़दीक से देखे हैं अभी फिलहाल। बचाव के उपाय ये आपको पता है, कैसे हम बचेंगे इससे। और प्राथमिक उपचार क्या है इसका, ये आपको लिखना है। वैसे टीबी लिख सकते हैं आप। बीमारी का नाम, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। बचाव के उपाय, प्राथमिक उपचार, ये सारी चीज़ें आपको आपके ही पुस्तकों में, जहाँ पर आप बीमारी पढ़े हैं विज्ञान में बीमारियों के बारे में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और नहीं तो कुछ बीमारियों को आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। अभी आपके घर के आसपास डॉक्टर हों तो उनसे भी संपर्क करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 9 लिखा, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर, वृक्ष नहीं पौधा लगाकर, एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में माप कर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो मैं तो सलाह दूंगा कि ऐसा पौधा लगाइए जो बहुत तेज़ गति से बढ़ता हो, जैसे मुनगा का लगा देंगे आप
तो बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा अभी के मौसम में। तो उसको लगाइए और टेप लेकर नापिए, उसको नोट करते जाइए प्रतिदिन कितना बढ़ रहा है। या बेल वाली पौधा लें तो ज़्यादा अच्छा है और बहुत तेज़ गति से बढ़ता है। अभी के समय में वही ठीक रहेगा। तो ये काम आप कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। दादा दादी नाना नानी 10 क्या कह रहा है के बारे में 10-10 वाक्य आपको लिखना है। तो फटाफट तैयार हो जाइए। दादा के बारे में, दादी के बारे में, नानी के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन गांव में पहले रहते थे, फिर शादी होके कहाँ आई, उनके कितने कहाँ तक पढ़े हैं और क्या प्रमुख कार्य करते हैं, जीवन में कौन कौन से मुख्य रूप से कार्य किए। हो सकता है उन्होंने कोई पौधे लगाए हों तो उनके बारे में भी लिखिए। और उनके और भी कुछ रुचियाँ होंगी, यदि वो कला के क्षेत्र में कुछ करते होंगे तो, किसानी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल किए होंगे तो, या फिर वो लेखक होंगे, कवि होंगे, गीत गाते होंगे, कुछ भी जो भी उनके गुण हैं उनको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और बढ़िया सा अपने दादा दादी नाना नानी के बारे में 10-10 वाक्य आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए। कोरोना से बचाव हेतु किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान किस उपकरण से नापा जाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड में कितना होना चाहिए? तो ये तो आपके किसी भी दोस्त के पास तापमापी यंत्र होगा जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। तो बता दिया, इसमें उत्तर बताना नहीं था आपको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थर्मामीटर तो आप जानते ही हैं। अब आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो ये आप बुक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, या खुद नाप कर देखिए। आपके आसपास कोई डॉक्टर हो तो उनसे भी संपर्क कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। टीकाकरण टीकाकरण क्यों किया जाता है? कोरोना से बचाव हेतु भारत में उपयोग किए जाने वाले टीकों के नाम लिखिए। तो टीकाकरण क्यों किया जाता है ये भी आपको आपके विज्ञान के पुस्तक में मिलेगा। अब बात आती है भारत में लगने वाले टीकों के नाम के बारे में। तो भारत में प्रमुख रूप से अभी 3 टीके उपलब्ध हैं। एक टीका तो भारत में ही बना है, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। और दूसरा टीका है जो हमारे छत्तीसगढ़ में लग रहा है अभी, वो टीका भारत में बना है लेकिन भारतीय लोगों द्वारा नहीं खोजा गया है उसको। और एक टीका आ रहा है रूस से। तो 3 टीके यहाँ पर उपलब्ध हैं भारत में। तीनों टीके के नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 13 में आगे बढ़ते हैं। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 20 प्रश्न बनाइए एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढिए और लिखिए। तो ये प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न। तो कैसे करेंगे आप? अलग अलग क्षेत्र से आप प्रश्न बना लीजिए। जैसे खेल के क्षेत्र से 2-3 प्रश्न ले लीजिए, बीमारियों के संबंध में 2-3 प्रश्न ले लीजिए, खेती किसानी से 2-3 प्रश्न ले लीजिए, अपने गांव के आसपास के 2-3 प्रश्न ले लीजिए, नदी नाला आपके छत्तीसगढ़ से 2-3 प्रश्न ले लीजिए मंत्रियों के संबंध में, या फिर अपने छत्तीसगढ़ के कोई पर्यटन स्थल के संबंध में 2-3 प्रश्न ले लीजिए। इस प्रकार से 2-2 3-3 प्रश्न हर क्षेत्र से लेंगे तो 20 प्रश्न आपके आसानी से बन जाएगा। और आपके दोस्त भी 20 प्रश्न बनाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे का देख के ना बनाएं। यदि आप 4-5 दोस्त 20-20 प्रश्न भी निकालते हैं अपने मन से खोजकर, समाचार पत्रों में भी आप अवलोकन करते होंगे रोज़, तो उसमें से 2-3 प्रश्न आप निकालते रहिए। बहुत सारा प्रश्न आपके पास संग्रहित हो जाएगा और उन प्रश्नों को आप एक साथ पढ़ेंगे तो भविष्य में कहीं ना कहीं उसका उत्तर हो सकता है आपके लिए काम आ जाए। 1-2 नंबर में भी आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा और 20 क्यों 50-50 100-100 प्रश्न बनाइए आप, हम तो ये कहते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 14 बहुत महत्वपूर्ण है। उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखिए। ये आपके लेखन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप उनको दिखाइए, आप जो काम किए हैं उसके बारे में, और उनकी प्रतिक्रिया को आपको अपने शब्दों में लिखना है। क्या कहते हैं वो इन प्रश्नों के बारे में, आपके काम के बारे में, आपने जो बनाए हैं उसके बारे में क्या कहते हैं। बच्चों, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि स्कूल का काम है, पर विश्वास मानिए ये स्कूल का काम बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके तर्क शक्ति और प्रश्न करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ खोजी प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया
प्रश्नमाला तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप इसको मन से करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझ के करेंगे और अपने छोटे भाई बहन जो कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ रहे हैं उनके भी प्रश्नावली को आप हल करने में मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।